हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एयर। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसके बारे में आज हम जानेंगे। एन एटमॉस्फेयर इज अ layer of air surrounding our planet Earth. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है जो एयर की बनी होती है, जो अर्थ के चारों ओर फैली हुई है। अर्थ पर प्रेजेंट जितने भी लिविंग बींग्स है वो सरवाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। ये हमारी अर्थ है और इसको चारों तरफ से जो ये लेयर बनी हुई है इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एयर के इसी मास के कारण अर्थ का टेम्परेचर बनता है, डिपेंड करता है, जिससे कि हम इस प्लेनेट को रहने के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर किससे बनता है। अब ये हम जान लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. इट कंसिस्ट ऑफ द मेन नाइट्रोजन 78% and oxygen 21%, carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. तो एटमॉस्फेयर अर्थ को चारों ओर से एक ब्लैंकेट की तरह कवर किए हुए थिन लेयर होती है। ये लेयर हमें सन से निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होती है उससे भी बचाती है। अब इस एटमॉस्फेयर में मेनली प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21% और ओनली 1% गैसेस बहुत सारी है जो बची हुई होती है, वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन एक्सेट्रा। तो इस एटमॉस्फेयर में ओनली 1% जो है रेस्ट गैसेस होती है, बाकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर द टू gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. कंपोजिशन में क्या होता है, बल्क क्वांटिटी में हमको पता है सबसे बड़ा बॉक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बल्क क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बाकी की सारी गैसेस जो है वो बहुत कम होती है, बहुत कम परसेंटेज है उसका एटमॉस्फेयर में। और इन सब के अलावा भी टाइनी डस्ट पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अर्थ सरफेस वार्म हो जाती है। जो हमारी अर्थ की सरफेस पर जो टेम्परेचर होता है जिससे ये वार्म होती है, गर्म होती है, ये किससे होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है। तो जब सन, इस पिक्चर में हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो जब सन से रेज निकलने वाली जो रेज होती है वो जब अर्थ पर आ रही होती है, सोलर रेडिएशन जैसे ये अर्थ पर आ रही है, तो अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि लेफ्ट में तो नेचुरल पार्ट है और राइट में दिया है हुआ है ह्यूमन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दो टाइप के ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें बताए गए हैं। एक लेफ्ट वाला नेचुरली जो होता है, नेचुरल प्रोसेस, और एक ह्यूमन प्रोसेस से इफेक्ट होने वाला। इसको जान लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में नेचुरल वाला जो है उस साइड में नेचुरल प्रोसेस होती है, बट ह्यूमन वाले पार्ट में लोग अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो हम अर्थ पर कर रहे हैं उसके कारण इफेक्ट जो हो रहा है वो होता है ह्यूमन इन्हांस्ड। जैसे फ्यूल बर्न कर रहे हैं, हम कोयला जलाते हैं, इंडस्ट्रीज से जो
धुआं निकल रहा है, इन सब से जो भी इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसने इसको इंक्रीज किया है, ग्रीन हाउस को बढ़ा दिया है। तो चलो अब इन दोनों के बारे में हम जानते हैं, कंपेयर करके समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो नेचुरल में क्या होता है कि सन की रेज अर्थ सरफेस पर आती है। अब यहाँ से अर्थ कुछ रेज को तो एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है। ये जो रेज है ये कुछ को तो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी अर्थ में, अर्थ अपने पास, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। री रेडिएटेड हीट ये वापस जा रही है, यहाँ से आई थी और ये रिफ्लेक्ट कर दी गई है, कुछ अंदर जाके एब्सॉर्ब भी हो गई है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर जब कुछ ग्रीन हाउस गैस है, उन्होंने अर्थ पर क्या कर रखा है, रिफ्लेक्ट रेस को वापस भेज दिया है। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस की लेयर है। ये वाली लेयर जो है गैसेस की लेयर है। ये क्या करती है, इनको वापस से रिफ्लेक्टेड एयर जो रेज होती है, इनको फिर से क्या करती है, अर्थ की तरफ भेज देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं री एमिट करना। ये री एमिट करना बोलते हैं इस प्रोसेस को, वापस से आना, अर्थ की तरफ लाना। और ये कौन करता है, ये गैसेस करती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये लेयर जो है ये ग्रीन हाउस गैस की, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ये एक लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इन गैसेस से ने वापस जा रही रेस को कुछ अमाउंट वापस अर्थ पर भेज दिया और बाकी स्पेस में वापस चली जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल साइड है वहां पर गैसेस की लेयर बहुत थिन है, ये वाली लेयर बहुत थिन है जहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत थिन है। एंड ह्यूमन एनहांस में मोटी लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली गैसेस वाली बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है वो 4 टाइम्स बढ़ गई है। जो टेम्परेचर है, जो हीट है वहाँ से जो वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ की तरफ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है 4 टाइम्स इससे, नेचुरल से। तो सब अर्थ पर हमारी जो एक्टिविटी है ये इसके कारण हो रहा है। जो ह्यूमन साइड है वहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी है, जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी हो रही है इंडस्ट्रीज से, इससे ये गैसेस की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ गई है। तो री एमिट भी ज़्यादा होगा, गैसेस ज़्यादा है तो वो री एमिट भी ज़्यादा करेगी, अमाउंट को ज़्यादा भेजेगी, रेस को ज़्यादा अर्थ पर भेजेगी। इसको बोलते हैं बैक रेडिएशन। एंड इसके कारण स्पेस में वापस से कम हीट जा रही है और अर्थ पर ज़्यादा हीट आ रही है। तो इसमें नेचुरल प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, इस अर्थ का टेम्परेचर वो -18 डिग्री होता है। और अगर ये -18 डिग्री होता है तो हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते थे, कोई भी एनिमल, प्लांट या फिर ह्यूमन, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो नेचुरल प्रोसीजर जो है वो सही है, होना इम्पोर्टेंट है। बट जो ह्यूमन एनहांस्ड है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इससे हमारे लिए ये क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, क्योंकि इससे हिमालय की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, अंटार्कटिका और आर्कटिक की आइस भी कम हो रही है। ये मेल्ट होते होते ओशियंस में जा रही है और वहाँ का वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, क्योंकि ये सब क्लाइमेट चेंज होने से ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ग्रीन हाउस गैसेस से हो रहा है। तो हमें इन गैसेस को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो लेयर है ये थिन ही होनी चाहिए जैसे कि नेचुरल में दिखाई दे रही है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये सिर्फ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जितनी ही प्रेजेंट होनी चाहिए, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये नेचुरल होता है और ये ह्यूमन एनहांस्ड होता है। ये हमारी एक्टिविटी के कारण फैल रहा है और ये इससे हमारी हीट जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आ रही है, अर्थ के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड
सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस। इससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर, क्लाइमेट, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये लेयर्स अर्थ की सरफेस की तरफ शुरू होती है। अर्थ की सरफेस की तरफ से शुरू होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे इन लेयर्स में। तो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। The first layer is the troposphere, whose average height is 13 km. The troposphere is the layer in which the air we breathe exists. Almost all weather phenomena occur here. ये हमारी अर्थ है और ये फर्स्ट लेयर शुरू होती है ट्रोपोस्फियर, जो 13 किलोमीटर तक होती है जीरो से, जहाँ पे हमारे क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहली लेयर ट्रोपोस्फियर की, इसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर। अर्थ से ये वो एयर होती है अर्थ की तरफ जिसको हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस वाली जो एयर है वो एयर होती है। और जो ऑलमोस्ट वेदर एक्टिविटीज़ है, वेदर चेंजेस होते हैं, वो यहीं पर होते हैं सबसे नीचे की लेयर में। और इसी वेदर चेंज हमारी अर्थ पे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अर्थ की पहली लेयर और अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होती है। स्ट्रेटोस्फेयर, द सेकेंड लेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। इसके ऊपर वाली आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 50 किलोमीटर तक की हाइट पर होती है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड के साथ बढ़ता जाता है। एल्टीट्यूड मतलब जो भी ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है, जैसे जैसे वो इस पर हाइट पर जाएगा वहाँ उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी इसी लेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर हार्मफुल जो रेज होती है सन से आने वाली हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारे एरोप्लेन भी उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर चेंज होता है उसका कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, इसलिए प्लेन आसानी से उड़ाए जा सकते हैं। थर्ड होती है मीजोस्फेयर। द थर्ड लेयर इज द मीजोस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसके ऊपर का होता है मीजोस्फियर, जो 80 किलोमीटर तक की हाइट पे होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मीटियोर्स प्रेजेंट होते हैं। मीसोस्फीयर में मीटियोर्स बर्न होते हैं। यहीं पर मीटियोर क्या होते हैं, एक स्पेस में पाई जाने वाली एक रॉक होती है जो स्काई में चमकती है, जिसको हम फॉलिंग स्टार कहते हैं। बट ये फॉलिंग स्टार नहीं होता है, ये एक रॉक होता है जो कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जाकर क्रैश होकर चमकता है और नीचे गिर जाता है। ये होते हैं मीटियोर्स, ये इसी लेयर में पाए जाते हैं, मीसोस्फीयर में। इसके बाद की लेयर है थर्मोस्फियर। द फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फियर विच एक्सटेंड्स अप फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। थर्मोस्फियर जो है वो 80 से 400 किलोमीटर तक का होता है। इसमें इससे ऊपर की लेयर होती है थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर से ऊपर की। यहाँ पर एयर बहुत थिन होती है, यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम हॉट होता है। इसमें स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस में ट्रेवल करता है वो क्राफ्ट भी इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। लास्ट है एक्सोस्फियर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज एक्सोस्फियर विच हैज वेरी थिन एयर। एक्सोस्फियर है, इसके बाद इसमें एयर सबसे ज़्यादा थिन होती है और यहाँ पे सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जाने वाली एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि वेदर के लिए होती है अलग, कम्युनिकेशन अलग, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए अलग होती है। तो अलग अलग सैटेलाइट्स इस लेयर में भेजे जाते हैं, वो होती है एक्सोस्फियर। अब आता है वेदर एंड क्लाइमेट।
वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर हम किसको कहेंगे, जो हर घंटे में चेंज हो जाती है वेदर की कंडीशन, या फिर हर किसी भी दिन, एक दिन 2 दिन तक एक वेदर प्रेजेंट होता है एक जैसा, या फिर उसके बाद चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं वेदर। ये अर्थ पर एक घंटे या हर एक दिन में चेंज होने वाली एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, या थोड़े लंबे टाइम भी चल सकती है। ये हर जगह पर अलग अलग होती है, सेम नहीं होगी। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशंस फॉर अ लार्ज पीरियड एंड अ लार्ज एरिया। क्लाइमेट किसी लार्ज एरिया की लंबे पीरियड तक बनी रहने वाली वेदर कंडीशन होती है। ट्रॉपिकल मतलब जो मंथली या एक एवरेज, मंथली या ईयरली एक एवरेज टेम्परेचर होता है, मतलब एक साल के लिए या कई सालों के लिए या कई महीनों के लिए बनी रहने वाली जो वेदर कंडीशन होती है वो होता है क्लाइमेट, जो किसी स्पेसिफिक प्लेस का होगा। ट्रॉपिकल में ओनली 2 सीजन्स आते हैं, या तो ड्राई होता है वो एरिया या फिर वेट होता है। ठीक है, तो वेदर होगा वो हर घंटे चेंज हो सकता है, किसी दिन किसी भी समय चेंज होने वाली कंडीशन होती है और हर जगह पर अलग अलग होती है, थोड़ी थोड़ी दूरी में भी चेंज हो सकती है। और जो क्लाइमेट है वो लार्ज एरिया में और लंबे पीरियड तक रहती है, मंथली या ईयरली रहने वाला एक क्लाइमेट, एक वेदर कंडीशन होगी एटमॉस्फेयर की, वो होता है क्लाइमेट। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे रेनिंग हो रही है, थोड़ी देर में रेन नहीं होगी, ये होती है हमारी वेदर कंडीशन। कैन चेंज विद इन मिनट और आवर, एक मिनट में भी चेंज हो सकती है। और जो क्लाइमेट है लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, ये लंबे टाइम तक चलने वाला ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल मतलब वही ओनली 2 सीजन होते हैं इसमें, या तो ड्राई होगा या वेट होता है। नाउ नेक्स्ट इज वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है थर्मामीटर, मेजर द टेम्परेचर, मेजर्स द टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वो हम किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। इससे हम वाटर का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर सब कुछ मेजर कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स का होता है मेजरमेंट। एक तो C मतलब सेल्सियस में डिग्री को हम मेजर कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में F से। दोनों में डिफरेंस ही होता है कि जो सेल्सियस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 212 डिग्री। तो ये डिफरेंस होता है थर्मोमीटर मेजर करने में। ये 2 टाइप के टेम्परेचर मेजरमेंट होते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर में जो है वेट होता है, जो एयर हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसमें वेट होता है, और इसमें प्रेशर होता है। और इसी को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर। इसके बाद वाला इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज। इसका यूज एग्रीकल्चर में वेदर पैटर्न को मेजर करने के लिए किया जाता है, जिससे बाढ़ या सूखा जैसी पॉसिबिलिटी का पता लगाया जाता है। इस तरह से दिखाई देता है रेन गेज। उसके बाद आता है विंड वैन। विंड वैन से इससे विंड की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट किया जाता है। इससे विंड की स्पीड भी चेक की जाती है। ये जो ईस्ट वेस्ट साउथ ये जो है ये लगा दिया जाता है विंड वैन। इससे हमें जो विंड की डायरेक्शन है वो पता चलती है, किस तरफ की विंड की स्पीड अच्छी है, और इससे हमें स्पीड और इसका डायरेक्शन विंड किस तरफ चल रही है अभी वो भी इसी से पता चलता है। इसलिए इसका यूज एग्रीकल्चर में भी किया जा सकता है।
temperature. Temperature, the temperature that we feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. The temperature changes between day and night and season to season. Summers are hotter than winters. तो जो हम एवरीडे फील करते हैं, जैसे कि आज बहुत गर्मी है या आज थोड़ी ठंड है फील हो रही है, ये फीलिंग्स हमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट टेम्परेचर के में चेंजेस होने के कारण होती है। तो एयर की जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस होती है वो डिग्री ही टेम्परेचर होती है। तो टेम्परेचर डे एंड नाइट में भी चेंज होता है, सीजन से सीजन में भी चेंज होता है। जैसे कि समर में विंटर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो तब हॉट होता है। तो टेम्परेचर से ही हम डिसाइड करते हैं, हम फील करते हैं अर्थ पर टेम्परेचर से ही। सीजन भी चेंज होते हैं और डे और नाइट भी चेंज होता है। टेम्परेचर का एक पार्ट है इंसोलेशन। इंसोलेशन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. Therefore, the temperature decreases in the same manner. इसको समझते हैं। जो इंसोलेशन है, तो जो हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100% यहाँ से आ रही है। अब ये एक ही जगह पर 100% एनर्जी, सोलर एनर्जी जाती नहीं है अर्थ पर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वापस रिफ्लेक्ट भी होती है। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे 51% एब्जॉर्ब्ड एट सरफेस, अर्थ की सरफेस पर 51% एब्जॉर्ब हो जाती है, और 19% एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, और 19% जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर की लेयर है जहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर से 6%, 20% क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अर्थ की सरफेस से 4% रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 100% सोलर एनर्जी का ओवरऑल अर्थ, एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स में, स्पेस सभी दूर, ये होता है इंसोलेशन। तो ये टेम्परेचर का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो टेम्परेचर को क्या होता है हमें समझ आ गया है, बट इस टेम्परेचर का अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है, इंसोलेशन होता है। इंसोलेशन में सोलर एनर्जी का अर्थ पर इंटरसेप्शन हो जाता है। इंटरसेप्ट होना मतलब होता है सन रेज सारी अर्थ ग्राउंड पर न जाकर लीव्स में जाती है, प्लांट्स में जाती है, ब्रांचेस में जाती है और वहां जाकर रुक जाती है। तो 100% सोलर एनर्जी अर्थ पर नहीं आ जाती। तो इंसोलेशन सोलर रेडिएशन होती है, उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस पर रिसीव करना इंसोलेशन होता है। तो सन की कुछ रेज एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ अर्थ वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ वाटर वेपर, डस्ट एंड क्लाउड से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इंसोलेशन, मतलब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इंसोलेशन का अमाउंट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इक्वेटर पर। इक्वेटर हमारे अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उससे पोल्स की तरफ जाते जाते जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। दोनों पोल्स की तरफ जाते जाते डिक्रीज होना सेम मैनर में होता है, एक ही तरह से डिक्रीज होता है टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस होती है इंसोलेशन, जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करती है अर्थ पर। उसके बाद है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर होता है। तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth surface। तो एयर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एयर के वेट से एग्जर्ट किया जाता है अर्थ सरफेस पर।
एयर में वेट होता है और वो जो वेट होता है एयर का वो अर्थ की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस। किसी प्लेस पर एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, तो डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो वह एयर में प्रेजेंट टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है या उसका इफेक्ट होता है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट जा रहा है अगर तो ऐसे एरिया जहाँ का टेम्परेचर लो होता है वहाँ की एयर भी कोल्ड होती है। जहाँ का टेम्परेचर लो होता है वहाँ की एयर कोल्ड होती है, और जहाँ का टेम्परेचर और ऐसे एरिया की तरफ होता है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ की एयर वार्म होती है। जहाँ का टेम्परेचर एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर वाले एरिया में लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ होता है। हाँ, तो मूवमेंट जो है एयर का वो हाई से लो की तरफ होता है। विंड, the movement of air from high pressure areas to low pressure areas is called wind. Winds can be broadly divided into three types: permanent winds, seasonal winds, local winds. The permanent winds, the trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular डायरेक्शन। परमानेंट विंड्स मतलब जो परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली ब्लो होती है थ्रू आउट द ईयर। इनमें आती है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स ऐसी विंड्स जो होती है जो इक्वेटर के पास में ईस्ट से वेस्ट की ओर स्ट्रांगली ब्लो होती है। वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज होती है वो विंड जो वेस्ट से ईस्ट की ओर ब्लो होती है, वो होते हैं वेस्टर्लीज, एंड ईस्ट से वेस्ट की ओर ब्लो होने वाली वेस्टर्लीज। एयर ये है परमानेंट विंड्स, ये है इक्वेटर, इसके पास में ट्रेड विंड्स होती है। ट्रेड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है, जो भी विंड होगी वो हाई से लो की तरफ मूव होती है। वेस्टर्लीज हाई प्रेशर से लो, हाई प्रेशर से लो। ईस्टर्लीज ये पोलर साइड पे जो ईस्टर्लीज है ये भी हाई प्रेशर से लो। तो परमानेंट विंड्स जो है वो इस तरह से ब्लो होती है इक्वेटर के पास में। नेक्स्ट है सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून इन इंडिया, इंडिया में होने वाला जो मॉनसून है वो इसका सीजनल विंड का एग्जांपल है। सीजनल मतलब रेनी सीजन अगर है तो उसमें जो विंड है वो सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ये होती है सीजनल विंड। जैसे कि मॉनसून में हमारी जो विंड है वो कूल विंड्स होती है जो कि सी सरफेस से लैंड सरफेस की ओर आती है, इसलिए फिर रेन होती है, उसका रिजल्ट ये होता है। ये मॉनसून है इंडिया में, यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है, ये जो सी है, ओशंस है, ये ब्लू वाला पार्ट, यहाँ से ब्लू लाइंस जो है वो इंडिया की तरफ जा रही है, लैंड सरफेस की तरफ। तो ये जो कूल विंड्स है ये सी सरफेस से कहाँ जा रही है, लैंड सरफेस की तरफ। इसके बाद रेन होता है और इसी को हम मॉनसून कहते हैं। तो ये इंडिया में मॉनसून कुछ इस तरह से होता है। समर मॉनसून वेट विंड्स, ये विंड्स वेट होती है, इस तरफ जाती है, ये इंडिया में ऐसे होता है सीजनल विंड्स। नेक्स्ट है लैंड लोकल विंड्स। These blow only during a particular period of the day or year in a small area. Local winds किसी एक छोटे से एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में होती है। इसमें क्या होता है, डे और नाइट में भी चेंज हो जाते हैं। ये डे वाला पार्ट है, ये नाइट वाला पार्ट है। तो डे टाइम में जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड वार्मर हो जाती है और लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ का जो प्रेशर है वो लो होगा। सी वाला एरिया कम गर्म होता है और प्रेशर इसका हाई होता है।
अब जो विंड है वो हाई से कहाँ जाती है, लो की तरफ, तो ये क्या बनाती है, कूल सी ब्रिज, कूल सी ब्रिज, लैंड एंड सी ब्रिज बनता है। लैंड एंड सी ब्रिज में क्या होता है, जो सी के बीच में ट्रांसफर होने वाली जो विंड होती है, लैंड और सी के बीच में ट्रांसफर होने वाली विंड को हम क्या कहते हैं, लैंड एंड सी ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है ये वार्म एयर है, क्योंकि यहाँ पे लैंड वार्म थी और प्रेशर यहाँ पे क्या था, लो था। इसी तरह से प्रेशर जहाँ पे हाई था वहाँ पे कूल है एयर, और ये ट्रांसफर हो रहा है एयर का। अब इसी जगह पर जब नाइट का टाइम होगा तो लैंड जो है वो कूलर होगी, लैंड वाला एरिया ठंडा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, और सी वार्म हो जाता है। अब प्रेशर जो है लैंड का प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कूल है एरिया तो हाई प्रेशर लैंड का हो जाएगा, और सी का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और फिर ये जो ट्रांसफर होता है विंड का, इसी को हम कहते हैं लोकल विंड्स। ये किसी पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में होता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉइस्चर। When water evaporates from land and other water bodies, it becomes water vapor. तो अर्थ पर प्रेजेंट वाटर, लैंड वाटर या सी वाटर जब इवेपोरेट होता है तो सनलाइट की गर्मी से जब ये भाप बनकर उड़ता है तो इसको हम वाटर वेपर कहते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। तो एयर में किसी भी टाइम प्रेजेंट मॉइस्चर या नमी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है तो ये ठंडी होने लगती है। द वाटर वेपर condenses causing the formation of droplets of water। तो ये वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाती है कंडेंसेशन की प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स में, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड बना देती है, हैवी होकर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होकर कंडेंसेशन से क्लाउड बनाती है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट जो होती है हैवी होकर एयर में फ्लोट होने लगती है तो ये नीचे आने लगती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। When these droplets of water become too heavy to float in the air, they come down as precipitation। ये इतनी हैवी हो जाती है कि अपना वेट कैरी नहीं कर पाती है तो ये नीचे आने लगती है, प्रेसिपिटेशन होता है। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन is the falling of moisture in the form of rainfall, snow, fog, sleet and hailstone। तो प्रेसिपिटेशन मतलब मॉइस्चर का नीचे आना, ये किसी भी रूप में हो सकता है, रेनफॉल, स्नो, फॉग, स्लीट, कुछ भी होगा, बट ये प्रेसिपिटेशन होगा और वो वाटर बॉडीज नीचे आएगी, मॉइस्चर नीचे आता है। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो रेनफॉल हम जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सबके लिए, लिविंग बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। अब जो रेनफॉल है इसको मैकेनिज्म के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, और ग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। फर्स्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल। दिस रेनफॉल occurs when the temperature gets high and the warmer air rises up in the atmosphere. On expansion, these air cool down and clouds are formed, which are generally cumulus clouds। तो कन्वेक्शनल मतलब क्या होता है? कन्वेक्शनल का मतलब कन्वेक्शन करंट एक होता है जिसका मतलब होता है कि हीट एनर्जी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होना, इसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब सन हीट से अर्थ का कोई पार्ट वार्म हो जाता है, जब ये वार्म एयर ऊपर मूव होती है धीरे धीरे कूल होने लगती है। जब ऊपर की तरफ जाती है, ये जो जैसे ये इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे से भी इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ से, जब ये सनलाइट ऊपर जब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है
ऊपर जा रही है तो ऊपर जाते जाते एयर कूल होने लग जाती है, यहाँ पर आते आते एयर कूल होने लगती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जिसमें कि क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड हैवी हो जाते हैं और वहां से फिर रेनफॉल हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये प्रेसिपिटेशन हो गया, यहाँ पे रेनफॉल हो गया। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, रेन, snow and other precipitation produced when moist air is lifted as it moves over a mountain range. As the air rises and cools, orographic clouds form and serve as the source of the precipitation, most of which falls upwind of the mountain ridge. ऑरोग्राफिक क्या होता है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेन या हिल एरिया में होता है। तो ये माउंटेन का फॉर्मेशन जो होता है ये हम जानते हैं कि ऑरोजेनिक प्रोसेस से होता है। ऑरोजेनिक जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो धीरे धीरे वो माउंटेन में बदल जाती है, माउंटेन वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो सन की हीट से लैंड एंड वाटर भी वार्म हो जाते हैं एंड इवापोरेशन प्रोसेस होती है। ये वाटर एंड ये लैंड सब वार्म हो गए, इवापोरेशन की प्रोसेस होती है। तो वार्म एयर राइज होकर अपने साथ वाटर वेपर को ऊपर ले जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ये वाटर वेपर है, ये वार्म एयर ऊपर ले जा रही है। बट वार्म एयर विंड्स के इफेक्ट के कारण सीधे ऊपर नहीं जाती है, ऊपर तो जाती है बट कभी सीधे ऊपर नहीं जाती है माउंटेन एरिया में, इसलिए वार्म एयर विंड के साथ माउंटेन की तरफ मूव कर जाती है। ये जो विंड है ये माउंटेन के टॉप पॉइंट की तरफ मूव कर गई है और ऑब्वियस है कि वार्म एयर कूल एरिया की तरफ जाएगी तो वहां पर ये कूल एयर जो पहले की माउंटेन की टॉप पर चली जाती है, ऊपर जाने से पहले ही यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस यही हो जाती है माउंटेन के टॉप पर एंड क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं एंड फिर रेनफॉल हो जाता है। तो माउंटेन की जिस साइड पर रेनफॉल हो जाता है उस साइड को विंडवार्ड कहते हैं, विंडवार्ड कहते हैं। एंड जिस साइड पर रेन हुआ वहाँ वेजिटेशन भी अच्छा होता है, ये ग्रीनरी, यहाँ पे ये ग्रीन एरिया होता है। ये एयर विदाउट मॉइस्ट होती है। अब यहाँ से ये जो एयर बची है ये इसमें मॉइस्चर खत्म हो चुका है, रेनफॉल हो चुका है, प्रेसिपिटेशन डन। अब फिर से वार्म होने लगती है तो ये नीचे जाती है, डिसेंड होने लगती है, ये ड्राई डिसेंड, ड्राई होती है ये एयर, अब मॉइस्ट खत्म हो गया है तो ये ड्राई डिसेंडिंग कहते हैं, इसको ड्राई डिसेंडिंग एयर कहते हैं। इस तरफ एयर में मॉइस्ट न होने के कारण रेनफॉल भी नहीं होता है यहाँ पे फिर, क्योंकि यहीं पे रेनफॉल हो चुका है और ये प्रेसिपिटेशन हो चुका है और ये एयर ड्राई हो चुकी है, डिसेंडिंग और इस तरफ आ गई है। तो इसमें मॉइस्ट नहीं होता इसलिए यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है और इस एरिया को लीवर्ड एयर साइड कहते हैं, लीवर्ड साइड ये। और इसको हम रेन शेडो भी कह सकते हैं क्योंकि रेन इस तरफ होती है और यहाँ पर नहीं होती है, ये ड्राई एयर हो जाती है इस तरफ जाते जाते। तो ये होता है ओरोग्राफिक जो माउंटेन एरिया में होता है रेन। इसके बाद आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल का मतलब होता है साइक्लोनिक एक्टिविटी कॉजेज साइक्लोनिक रेन एंड इट अकर्स अलोंग द फ्रंट्स ऑफ द साइक्लोन। एट द वार्म फ्रंट the warm lighter wind increases slightly over the heavier cold air. As the warm air rises, it cools and the moisture present in it condenses the form clouds. This rain falls gradually for a few hours to a few days. साइक्लोनिक क्या होता है? साइक्लोन क्या होता है? एयर मास का एक लार्ज स्केल जो लो प्रेशर जोन के अंदर स्पाइरली रोटेट होता है। स्पाइरली हमने साइक्लोन हम जानते हैं एक लो प्रेशर एरिया बीच में रहता है, उसके आसपास रोटेशन होता है स्पाइरल वे में, इसको कहते हैं साइक्लोन। जब एयर वार्म होकर मॉइस्ट हो जाती है तो जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले एयर मासेस आपस में टकराते हैं, ये डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मास है, एक कोल्ड एयर एक वार्म एयर है, जब ये आपस में टकराते हैं तो एक फ्रंट का एक
जब ये कोल्ड एयर और वार्म एयर मिलती है एक जगह पर तो फ्रंट डेवलप हो जाता है। वार्म एयर हल्की होती है कोल्ड एयर के कंपेयर में, तो कोल्ड एयर हैवी होने के कारण वार्म एयर के नीचे आ जाती है। ये जो कोल्ड एयर है ये हल्की होती है और वार्म एयर हल्की होती है कोल्ड एयर के कंपेयर, तो कोल्ड एयर हैवी होने के कारण वार्म एयर के नीचे आ जाती है, मतलब वार्म एयर ऊपर आ जाएगी, कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। जब वार्म एयर ऊपर आती है कूल होना स्टार्ट करती है तो क्लाउड बन जाता है। अभी ऊपर वाली जो वार्म एयर होती है क्लाउड बना देती है, और यहाँ पर वार्म एयर कोल्ड एयर मिक्स नहीं होती है पर, और इस तरह से जो रेनफॉल होता है इन दोनों के मिलने के बाद उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में, रेनफॉल के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जाना। थैंक यू।